So, ji, Assalamu alaikum to my all class, and I hope that the screen is supposed to be shared. Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, as you know that we started our lecture from Financial Accounting 1, and we have covered like the journal entries and then T accounts like ledgers, and later we prepared the trial balance, and if there is any adjustment then we are supposed to show the effect on the trial balance, and after that from the adjusted trial balance, we prepared the balance sheet as well as the income statements. So it means that we have completed the accounting cycle. वैसे जी अकाउंटिंग साइकिल जब एक कंप्लीट हो जाता है तो इसको एक अस्सलाम वालेकुम सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन में इसको नाम दिया गया है। इससे ये था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन में तकरीबन यही टॉपिक होते हैं एक कंप्लीट साइकिल तक। चलें इससे थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे, जस्ट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। उसमें क्या देखा हमने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये क्या होता है आज हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्योंकि अब आप एज एन अकाउंट्स ऑफिसर जाना है आपने, कहीं ना कहीं आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाना है। आपको डिफरेंस तो पता है ना फाइनेंस का और अकाउंट्स का, कि नहीं पता? बताएं। हेलो सर क्या? आप थोड़ा बता दें सर। चलिए मैं बता देता हूँ। उसमें बच्चे ये होता है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अब तो आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं ना, तो ये बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए जी। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है। जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होना, राइट ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना। ठीक है, बनाना भी इन्हीं का काम होता है कि एंट्रीज तो यही करेंगे ना, इनकम स्टेटमेंट बना दी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी, बैलेंस शीट बना दी, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे बेसिकली, जो ओवरऑल उनका होता है, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठा होता है वो इसको अंदाजा लगाता है, वो इसको एनालाइज करेगा। उसने तो बना के आपको दे दी, उसका काम है एनालिसिस करना। फिर वो उसमें से जो है ना देखेगा कि कौन सा डिसीजन लेना है, हमारे पास कौन सा एसेट जो है वो खराब हो चुका है, या वो सोचेगा कि अगर इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि एक होता है अक्रूड बेस अकाउंटिंग और एक होती है कैश बेस अकाउंटिंग। फाइनेंस वालों की ज़्यादा तवज्जो क्या होती है कि आप कैश पे काम करें, कैश फ्लो आपका होना चाहिए, जबकि अकाउंट्स वाले क्या कहते हैं कि उधार पे चीज़ बेच के कहते हैं हमें तो इतना प्रॉफिट हो गया। फाइनेंस वाले इस बात को नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं नहीं, उनका ज़्यादा फोकस होता है कैश पर्सपेक्टिव से। चलें जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं। कैन यू हियर मी जी? यस सर। व्हाट इज द PP&E? इसका मतलब जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये होता क्या है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? जैसे कि आपको जाहिर है सामने एक नाम से हर चीज आपको दिखाई दे रही है कि प्रॉपर्टी मतलब कोई लैंड से बात होगी, प्लांट जो मशीनरी यूज होगी, इक्विपमेंट जो कि इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। तो ये बच्चे तमाम चीजें ना एसेट्स होते हैं। आगे लिखा है इज अ नॉन करंट, ये नॉन करंट भी है। करंट एसेट्स कौन से होते हैं जी बताएं, साथ दे मेरा। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है, यानी एक साल से कम अरसे में जो हमें फायदा दें, उसको करंट एसेट कहा जाता है। और नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि अच्छा, तमाम बच्चे ना अपनी वीडियो ऑन करके बैठे सामने, मेरे सामने बैठे, वीडियो ऑन कर दें सब बच्चे। ये मुझे पता चल रहा है मेरे साथ आप क्लास नहीं ले रहे। जी 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 जी, अब तो हाँ, ये जो है ना मुझे चाइना वाली पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। की है वीडियो ऑन आपने? नहीं की? हाँ, ये अरसलान शहजादा आज दिखाई दे रहा है, आज पहली दफा आया क्लास में। वाह 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 वाह। हाँ, की है वीडियो ऑन आपने सब ने? कैन यू हियर मी? सर हम इस टाइम ना हॉस्पिटल आए हुए हैं तो हमने वीडियो नहीं ऑन कर सकते। तो रास्ते में हो तो फिर वीडियो आपको ऑन बाद में कर ऑन दो कर लूँ सर। बच्चे। हाँ, इसका मतलब है आपकी एब्सेंट लगा दूं मैं, है ना? अरे ये तो नहीं सर, रास्ते में जा रहे हैं तो इसलिए कैसे ऑन कर सकते हैं।
हाँ ये बैठा है, ये तला को देखो, तला को, तला हनीफ देखो मुझे बैकग्राउंड दिखा रहा है कि सर मैं थका हुआ आया हूँ और मैं लेटा हुआ हूँ। उस्ताद उठ के बैठा है और तला हनीफ सो के पढ़ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। सर हमें अपने कैमरे नहीं नजर आ रहे। हाँ ये गलत बात है मेरे बच्चे, उस्ताद सामने बैठ के पढ़ा रहा है और तुम सोए पड़े हो। अच्छा चलो, अल्लाह खैर करेगा, घर से सर ऑनलाइन सर हम क्लासेस है। सुन रहे हैं सर आपकी क्लास सर। हाँ तो बच्चे अब सुनो, अब ये है कि वो कहते हैं ओके ये, सर। वो कहता है कि ये नॉन करंट एसेट्स हैं। नहीं 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 नहीं, किसी ने जाना नहीं है, ये बाकियों की तो मैं आज एब्सेंट ही लगा रहा हूँ। ये मलिक उस्मान हो गया, हुमायूं हो गया, ये आइंदा से वो चाइनीज प्रोफेसर है ना वो ऐसे कर रहे हैं, मैंने सुना है। सर हमारे बैठा तो हुआ है सर। नोमान अकरम कहाँ है, वो भी नहीं है देखो। अच्छा छोड़ो, अब आगे हम चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। क्या है ये जी सर। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, दीज आर द नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स मतलब जो एक साल से ज्यादा बेनिफिट के लिए परचेज किए जाए। दीज आर टेंजिबल कैपिटल एसेट्स, टेंजिबल भी हैं। टेंजिबल का क्या मतलब होता है, दिखाई देने वाले, जिनको हम देख सकें, फिजिकल उनकी एग्जिस्टेंस हो। shown on the balance sheet of a business and is used to generate revenue and profits। और इसका मकसद क्या है कि रेवेन्यू को जनरेट करें, प्रॉफिट दें हमें। अच्छा आगे अब बात आ जाती है, PP&E plays a key part in the financial planning and analysis of a company's operations and future expenditures, especially with regard to capital expenditure। वो क्या कहता है कि अब जो है ना ये की रोल है इनका फाइनेंशियल प्रॉफिट्स का। पीपी एंड प्लेज अ की पार्ट इन द फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। डेफिनेटली जी, ये जो है ना प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में भी इंक्लूड होते हैं, प्लानिंग में खास तौर पे मुस्तकबिल की एक्सपेंडिचर, स्पेशली विद रिगार्ड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। अब देखिए, अब हमने ये देखा, ये क्या है, इसमें क्या है, बैलेंस शीट बताई गई है। देखें जी, बैलेंस शीट में असासे ऊपर लिखे हुए हैं, क्या आप देख सकते हैं? अरसलान दिखाई दे रहा है असासों का एसेट्स बैलेंस शीट, ये देखो ब्लू लाइन में। तो माइक भी खोल ले, माइक भी खोल ले अरसलान। जी सर नजर आ रहा है सर। नजर आ रहा है सर। अरसलान कैसे हो? ठीक सर, आप सुनाए। अरसलान कितने बच्चे हो क्लास में अरसलान नाम के, हैं बता ना। सर दो हैं, एक एक असलान हैदर है और एक असलान यूसुफ है, सर दो बच्चे हैं। अच्छा 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 अच्छा, मैं भी तुम्हें अपनी वीडियो दिखा देता हूँ, एक मिनट का कैसे स्टार्ट होगी। तुम भी ये परेशान ना हो ना। ओहो, ये तो मुझे लगता है लाइट सही नहीं आ रही है ना। साफ है लाइट, साफ है मेरी। जी सर साहब। चलें यार, ठंड बड़ी है जी ना सर। तो मैं भी बस अल्लाह अल्लाह करके बैठा हूँ। अच्छा बाल भी मैं भी ठीक कर लूँ। अच्छा जी, तो पता चला ये जो प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट का देखिए एक खाना है, ठीक है, 25,482, फिर 23,000 के बचे 2014 में, 15 में 22,000 रुपये आ गए, 21,000, 21,000। ये जो रेड लाइन की हुई है ना, ये प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की हेडिंग है। आगे हम चलते हैं। द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट इज ऑफन डिनोटेड एज अ नेट ऑफ अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कहते हैं इसको अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी डिनोट किया जाता है। दिस मींस दैट इफ अ कंपनी डज नॉट परचेज एडिशनल न्यू इक्विपमेंट, इट्स एक्सपेंडिचर्स आर जीरो। तो कहते हैं देखिए, अगर किसी साल में कंपनी ने परचेज नहीं किए तो क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरसलान बेटा आप बताएं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, बच्चों को समझा दें। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर वो होता है जो हम डेली बेसिस पे एक्सपेंस करते हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो एक टाइम होता है, जैसे कि मशीन इंस्टॉल करने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, यूज एक्सपेंस करते हैं, जो एक दफा होता है सिर्फ। यार कैपिटल कैपिटल। एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि ह्यूज एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो हमें एक साल से ज्यादा के लिए फायदा देती हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमें कंपनी को एक साल से कम अरसे में फायदा देता है। डिड यू गेट द पॉइंट? तो वो कहता है कि अगर सर किसी किसी वक्त में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ किसी साल में, तो इसका मतलब है कोई नया इक्विपमेंट नहीं लिया कंपनी ने, एसेट नहीं लिया, तो इसका मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर जीरो। ठीक है, ये यहाँ पे देखें बात हुई है। ठीक है ना, हम कॉन्सेप्ट्स पे बात कर रहे हैं आज। देन नेट पीपीपी आल्सो शुड स्लो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एवरी ईयर ड्यू टू डेप्रिसिएशन। अब बात आती है
कि ये वक्त के साथ साथ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डिक्रीज होता जाता है। अच्छा, देन नेट पीपी एंड शुड स्लोली डिक्रीज, ठीक है, दिस कैन बी बेटर डिटरमाइन विद द डेप्रिसिएशन शेड्यूल। अब इसका क्या है बच्चे, वो कहता है कि डेप्रिसिएशन का शेड्यूल बनाया जाता है। अब फैसल आवाज आ रही है, कानों पे लगा लो, माइक तो ऑन जी करो। सर, आ रही है सर आवाज। अच्छा ये बताएं डेप्रिसिएशन क्या होती है आपके जहन में बच्चे, आपको अंदाजा हो? सर वक्त के साथ साथ सर एसेट की सर वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज होती है। तो अब खुद सोचें कि अगर हमने 2020 में एक एसेट ले लिया, ठीक है, जी और सर। हमने देखा कि इसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो वो कितने साल तक चलेगा? 2025 तक चलेगा, ठीक है ना? जी सर, अब हर साल सर उसकी वैल्यू में कमी आती है। हाँ, तो बात ये जो है, वो रिकॉर्ड करेंगे सर हम। हाँ वो रिकॉर्ड करेंगे। अब देखें, बात सुने, हमने एक कंपनी ओपन की हुई है, उसमें एक मशीनरी लगाई हुई है जो 5 साल में खत्म हो जी सर। जाएगी। अब 1 साल की, वो कहते हैं कि जो 1 साल में, क्योंकि मशीन काम दिखाएगी अपना, ठीक है, मशीन की वैल्यू में कमी आ जाए, वो घिसती जाएगी मशीन। तो जो अकाउंट्स लेवल के बंदे हैं, जो कि हमने देखा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो कहता है कि आपने क्या करना है, हर साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपने 2000 मिसाल के तौर पे 2021 में उसका कुछ हिस्सा जो है ना हम डेप्रिसिएशन में डाल देंगे, उसको इनकम स्टेट में से भी माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में से भी निकाल देंगे, ठीक है ना? जब बैलेंस शीट से निकालेंगे या इनकम स्टेटमेंट से निकालेंगे, इसका मतलब है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम साइड पे करते जाएंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव पेड अ ह्यूज अमाउंट। एम आई राइट? यस यस सर, सर। तो ताकि सर हम 2026 में एक नई मशीनरी उसकी जगह खरीद सके। हाँ, जबरदस्त, गुड पॉइंट। दिस कैन बी बेटर डिटरमाइन विद द डेप्रिसिएशन शेड्यूल। अब बच्चे, डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ शेड्यूल्स बनाए जाते हैं, इसके मुख्तलिफ मेथड होते हैं, हम देखेंगे अगले लेक्चर में अगर हम पढ़ सके तो। उसमें ये था कि एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है वेटेड एवरेज मेथड, एक होता है रिड्यूसिंग मेथड, एक होता है डिजिट मेथड। याद है इस्लाम डिजिट वाला? अच्छा, मुझे डिजिट वाला मेथड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, इसके अलावा भी काफी किस्म के मेथड्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये है, कंपनी जो पॉलिसी अपना लेती है ना, मुस्तकबिल में भी वो उसी मेथड्स के साथ ही अपनी वैल्यूज को डिक्रीज करती है एसेट के। अब बच्चे नेक्स्ट आ जाते हैं, दिस कैन बी बेटर डिटरमाइंड विद द डेप्रिसिएशन शेड्यूल। पीपी इज अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट आइटम एंड इज जनरली वेरी इलिक्विड। देखें, अब जो है ना, मुझे ये बताएगा तला हनीफ, बताएगा, माशाल्लाह, हैप्पी न्यू ईयर वाला तला। जी जी सर। चला ये बताओ, ये लाइन पढ़ो, इस लाइन का मतलब समझा दो। सर पीपी एंड इज अ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट अकाउंट आइटम एंड इट्स जनरली वेरी इलिक्विड सर। इसमें सर ये कह रहा है कि ये टेंजिबल एसिड होता है सर अकाउंट्स का ना, और सर ये यानी कि इलिक्विड सर, ये लिक्विड की यानी कि हम लोगों के पास फॉर्म में होता है, हम लोग कभी भी सेल कर सकते हैं, अपने पैसे हमारे सर सेव होते हैं इसमें। इलिक्विड का क्या मतलब है? मकसद सर मेरा यही था। बेसिकली सर इलिक्विड मेरे ख्याल से सर इसका ये मतलब होता है कि आपको कैश इन हैंड होता है, आप मर्जी जब वो चीज सेल नहीं, करके अब अपने आप पैसे बात निकाल सुने, सकते अब आप बात सुने, आपने हैं। कोशिश की जी सर। जवाब देने की, लेकिन अब इसको तमाम लोग गौर से सुने। एक ना ये खास टर्म यूज होती है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स, ठीक है, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स। हमेशा याद रखें, जहां पे कभी बात आए ना कि आपसे क्वेश्चन भी किया जाता है लिक्विडिटी ऑफ एसेट क्या होती है, आपने ये कहना है कि सर ऐसा असासा जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो हम कहेंगे दिस इज मोर लिक्विड। यहाँ पे बात हुई है वेरी इलिक्विड, क्योंकि फिक्स्ड एसेट है ना, फिक्स्ड एसेट प्रॉपर्टी है या प्लांट है या इक्विपमेंट है, तो बच्चे ये आसानी से नहीं बिकता। ये तो आपने 5-6 साल के मकसद के लिए रखा होता है। ये तो इसको आप जलील हो जाएंगे, आप लैंड बेचनी है, आपको अच्छा सौदा वाला तलाश करना पड़ता है। मशीनरी भी आपकी कोई आसानी से नहीं लेता, क्योंकि आपने तो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ली होती है, ठीक है। अब हमने ये बात समझी कि जो
एसेट्स होते हैं वो इलिक्विड होते हैं, वो नो डाउट सेव तो होते हैं बट उनको आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जी तला बेटा समझ आइए आपको? जी जी सर, समझ आ गई है सर। अच्छा, अ कंपनी कैन सेल इट्स इक्विपमेंट बट नॉट एज इजीली और क्विकली। ठीक है, वो कहते हैं कंपनी सेल तो कर सकती है बट नॉट एंड इजीली और क्विकली एज इट कैन सेल इट इन्वेंट्री और इन्वेस्टमेंट्स सच एज बॉन्ड, स्टॉक, शेयर। आपके पास शेयर लिए हुए हैं ना अगर कंपनी ने, वो भी तो असासा है आपका, आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया शेयर को, तो वो आपके पास वो एज एसेट पड़ा है, वो स्टॉक मार्केट में डालें उसी वक्त बिक जाएंगे। बॉन्ड है किसी कंपनी के लिए हुए हैं, वो भी बिक जाएंगे। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री आपका स्टॉक है, आप किसी और कंपनी वाले से कहें वो उसी वक्त आपका उठा के ले जाएगा, क्योंकि वो इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसा आइटम जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। अ कंपनी, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिटवीन कंपनीज वेरी सब्सटेंशियली। ठीक है, डेफिनेटली जी वैल्यू तो डिफरेंट करेगी ना। ये वो कहता है कि एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है, एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है, तो वैल्यू तो अकॉर्डिंग टू कंपनी नेचर डिफरेंस होगी। A construction company will generally have a significantly higher property plant balance than an accounting firm। वो कहते हैं अकाउंटिंग फर्म जो है उसके पास कंप्यूटर होंगे, छोटे मोटे टेबल होंगे, और कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास बड़े बड़े एक्सीवेटर होंगे, लोडर होंगे। Am I right? Did you get the point? तो जी आप सुन सकते हैं मुझे कि नहीं? जी जी सर, सुन रहे हैं सर। हाँ, तो इससे साबित हुआ कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है क्या। आगे क्या कहता है वो नेक्स्ट, व्हाट दिस चैप्टर इज डिफाइनिंग व्हाट क्लासिफाइज एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये हम पहले देख चुके हैं। जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेसिकली इंक्लूड्स एनी ऑफ द कंपनीज लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, आइडेंटिफाइबल, एक्सपेक्टेड टू जनरेट एन इकोनॉमिक रिटर्न। इस ये किस मकसद के लिए होते हैं? एन इकोनॉमिक रिटर्न को हासिल करने के लिए ये पैसे लगाए जाते हैं। फॉर मोर देन 1 ईयर, जो कि हमें 1 साल से ज्यादा के लिए, लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हमें फायदा देते हैं। द अकाउंट कैन बी इंक्लूड मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स, बिल्डिंग, लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट एंड फर्निशिंग। फर्निशिंग में फर्नीचर आ जाता है। तो ये कहते हैं ये जो 5-6 आइटम दिए हुए हैं ये बेसिकली किस हेड ऑफ अकाउंट में आएंगे? पी एंड ई के हिसाब से। अगर आप कभी अकाउंटिंग की कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आप पी एंड ई का एक अकाउंट बनाएं, उसमें आप ये तमाम चीजें इक्विपमेंट, व्हीकल, बिल्डिंग, लैंड, ऑफिस इक्विपमेंट और फर्निशिंग, फर्नीचर, ये चीजें डाल सकते हैं। Note that all these assets classes land is one of the only assets that does not typically depreciate over time। ये बात आपने याद रखनी है, लैंड जो है ना दैट इज नॉट डेप्रिसिएबल। कहते हैं मुख्तलिफ कंपनीज है ना, वो कहते हैं कि जो लैंड है ना वो डेप्रिसिएट नहीं होती, बाकी तमाम चीजें डेप्रिसिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन करे अकाउंटिंग में, अच्छा जी बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके आओ, तो ये बताओ कि ना लैंड जो है उसकी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे उनको? सर उसकी होती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपसे पूछा जाए पी एंड ई इक्विपमेंट क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेड ऑफ अकाउंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। इफ अ कंपनी प्रोड्यूसेस मशीनरी फॉर सेल, वो कहता है अगर कोई मशीन कंपनी है वो मशीनरी अपने सेल के लिए कर रही है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी इंटरव्यू में। मशीनरी डज नॉट क्लासिफाई एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो कहते हैं एक कंपनी है, उसका काम क्या है? मशीनरी प्रोड्यूस करना आगे मुस्तकबिल सेल के लिए। तो जब वो अपने हेड ऑफ अकाउंट में डालेगी ना, तो इसके लिए वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए क्या होगी? ये तो एज अ इन्वेंट्री होगी। ठीक है ना, ताकि वो तो बिजनेस ही उसी चीज का कर रही है, उसका काम ही सेल एंड परचेज मशीनरी का है। तो अगर कोई मशीनरी आगे सेल पर्पस के लिए ली जाए, तो इट मींस दैट वी कैन नॉट इंक्लूड इट इन द पी एंड ई अकाउंट। क्यों? मैन्युफैक्चर फॉर सेल इज द क्लासिफाइड एज अ इन्वेंट्री, हम उसको इन्वेंट्री कहेंगे। मैंने आपको बताया था ना, इन्वेंट्री अगर हम चेयर्स का बिजनेस कर रहे हैं, हम कंप्यूटर्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए एज अ इन्वेंट्री होगा, कॉमन नाम दिया जाता है। The same goes for real estate companies that hold buildings and lands under their assets। कहते हैं सेम ही अगर कोई रियल स्टेट कंपनी है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वाले हैं, तो उनके लिए जो जो काम ही बिजनेस प्लॉट बेचना, बिल्डिंग्स बेचना है, तो उनके लिए भी तो ये नहीं होगा ना, उनके लिए भी क्या होगा? एज अ इन्वेंट्री होगा, नॉट द एसेट्स।
Their office building and the land are PPE, but houses they sell are inventory. जी बच्चे, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। नो सर, कोई क्वेश्चन। समझ आई है फैसल? जी सर, आइए सर। फैसल मुल्तान कैसा पड़ा है? मुल्तान से ही हो ना आप? जी सर। सही से। सर मुल्तान का मौसम कैसा है? कोई धुंध तो नहीं होती सुबह सुबह वहां पे? नहीं सर, धूप होती है सर सर धूप सारा निकली दिन। होती है सर। सुबह को भी ठीक होता है मौसम? जी सर, सुबह को भी ठीक होता है मौसम। अच्छा चलें, अब देखें जी, हमें पता चला नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का फार्मूला क्या है। ग्रॉस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इसको समझने की कैसे जरूरत है कि जो आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पड़ा है वो आप ले लें, प्लस आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, आपने कोई ऐसी मशीनरी ले लिया है जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे, तो इट मींस यू विल ऐड अप दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन योर ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हेड। देन उसमें से क्या करेंगे, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, जो आपने 1 साल 2 साल के लिए अकोमोलेशन डाली हुई है उसको आप माइनस कर देंगे। तो इट मींस दैट दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द नेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो थस द एंडिंग बैलेंस इज 37,500। ये उन्होंने कुछ हमें एग्जाम्पल दी है, एग्जाम्पल को मैं समझा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहता है एक कंपनी है, एक सेकंड बस होल्ड कीजिएगा, आई एम सपोज टू लिसन अ कॉल। जी जी सॉरी बच्चे, एक कॉल थी बड़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो कहते हैं 2017 में द फैक्ट्री ओन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी विद अ ग्रॉस वैल्यू ऑफ 50 lakh डॉलर्स, he has the machinery, this company, accumulated depreciation for the same machinery is 21 lakh। चलें जी, 50 लाख में से तो 21, ये तो, लेकिन इसमें देखते हैं ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ अ मशीनरी द कंपनी डिसाइडेड टू परचेज एन अदर, वाओ, 10 लाख डॉलर। उन्होंने क्या है, मतलब 1 मिलियन डॉलर की ना उन्होंने ना वो ला लिया, एक मशीनरी ले लिया। तो क्या होगा, जो हमारे पास 50 लाख की मशीनरी है उसमें क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा ना 1 मिलियन। तो इसमें ये जो 50 लाख था हमारे पास, इसमें हमने क्या किया कि 10 लाख की थी मशीनरी, हाँ हाँ सॉरी 10 लाख की मशीनरी ली है, पहले हमारे पास 50 लाख की मशीनरी थी, तो 10 लाख की एडअप हो जाएगी क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये हो गया 60 लाख, माइनस इसमें क्या करेंगे, 21 लाख रुपए हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो 60 में से 21 चले गए तो बचा, पता चला कि जितने भी बचे, अब वहां पे वो 15 लाख 1,50,000, वो क्या कहता है, फॉर दिस पीरियड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ऑल ओल्ड एंड न्यू इक्विपमेंट इज $1,50,000, इसमें डेप्रिसिएशन भी हो गई। ठीक है जी, ये ऊपर डेप्रिसिएशन उसने दी हुई है 21,000, और ये वियर एंड टीयर में अलहदा एक चीज दी हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग से भी दिया हुआ है। तो ये दोनों चीजें हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू भी आएगी दैट विल बी कॉल्ड द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने ये देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। क्या होगा इसमें जो ऐड होता है, इसने ये आगे थोड़ा सा सॉल्यूशन टाइप बताया हुआ है। रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ PP&E should be recognized by a company only if it is probable that future economic benefit associated with the asset with flow of the entry over a period of more than 1 year। क्या है, ये हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता है जो हमें 1 साल से ज़्यादा कैसे के लिए दे रहा होगा, तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आएगा। द कॉस्ट ऑफ द एसेट कैन बी कैलकुलेटेड एस्टिमेटेड रिलायबली। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ इट परचेज प्राइस and import duties, non-refundable taxes, sales discount and rebates। वो कहता है ये कोई भी जो आइटम है ना, ये इंक्लूड क्या किया जाता है। मिसाल के तौर पे हमने PP&E निकालना है, बड़ा सिंपल सी बात है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखें, यहाँ से आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि इट्स परचेज प्राइस में इंपोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, जितने में हमारे पास एक शिपर जो हमारा जहाँ हम कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जितने की मशीन की वैल्यू तय हुई प्लस उसमें इंपोर्ट ड्यूटीज भी ऐड हो जाएंगी। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होती हैं, जो हमने माल बाहर से मंगवाया तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस होते हैं इंपोर्ट के, गवर्नमेंट के, वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, क्योंकि जो हुकूमत वक्त होती है वो टैक्स भी लेती है, वो भी उसमें ऐड अप हो जाएगा। सेल्स डिस्काउंट्स, अगर कोई सेल्स डिस्काउंट हुई है हमने उसको दिया है तो उसको रिड्यूस कर दें, कोई रिबेट है, रियायत हमें मिली है, तो वो भी डिडक्ट हो जाएगी। एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू द एसेट, वो कहता है कभी कभी ना इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी हम डाल लेते हैं ऑपरेशनल बनाने के लिए, जब वो इंस्टॉल करने के लिए आते हैं तो वो भी ऐड अप हो जाएगा। एन एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ dismantling or removing the asset and restoring the site on which located, this is commonly referred to an asset retirement obligation। कहते हैं कभी कभी जो है ना, जो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डाल रहे होते हैं कि कभी एंड पे उसको रिमूव करवाना पड़ता है, तो वो एक्सपेंस भी इस खाते में डाल दिया जाता है। वो लेकिन एक एक्सपेंस है, वो एंड पे डेप्रिसिएशन में ही डाल दिया। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ अ P&P, the other major component of the P formula is depreciation reduces the value of property, plant, equipment on balance sheet as value as is lowered over time। एक तो कहाँ होगा उसका, बैलेंस शीट में इफेक्ट होगा। क्या है, इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस, इनकम स्टेटमेंट में भी डलेगा उसका एक्सपेंस और बैलेंस शीट में असासे में से भी लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन जो भी होगी कम्युलेटेड। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल में हम ये है कि ना, आप फिलहाल यही बात सीखिए कि शेड्यूल में क्या है कि कंपनी ना पहले दिन से ना तहैया कर लेती है कि क्या हमें स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, क्या हमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करना है, या कौन सा यूज करना है। ठीक है बच्चे, तो एक शेड्यूल तय कर लिया जाता है कि किस शेड्यूल के तहत कितना अमाउंट रिड्यूस होगी। आगे आता है एज शोन अबव द शेड्यूल स्टार्ट्स विद द ओपनिंग बैलेंस व्हिच इज द बिगिनिंग वैल्यू ऑफ एन एसेट, एडिशनल परचेज ऑफ न्यू एसेट्स। तो जो भी शेड्यूल होगा हम कोई भी एक मुख्तस फिक्स परसेंटेज भी रख सकते हैं, और या तो हम रिड्यूसिंग मेथड होता है या एक डिजिट मेथड होता है, वेटेड एवरेज मेथड होता है, जो हम रखना चाहें हम उसके मुताबिक कोई भी मेथड सेलेक्ट करेंगे और इन असासों को रिड्यूस करेंगे। अरसलान बेटा ऑनलाइन हो मेरे साथ आप? जी सर मैं ऑनलाइन। हाँ अरसलान, मुझे ये बताएं कुछ समझ आई है इस कॉन्सेप्ट की? जस्ट हमारा मकसद था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जी सीखना, सर सारे। उसमें जो 2-4 बातें ऐड अप होंगी माइनस होगी जी वो सर। मैंने आपको बता दी है। जी सर। अच्छा, ये पार्टिसिपेंट्स कहाँ चले गए हैं इतने ज्यादा? ये 4 बच्चे क्यों हैं क्लास में? सर 3 बच्चे। 3 सर बच्चे हैं। आपके समय 4 हैं, 3 है। ये इतने क्यों चले गए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं स्टूडेंट्स? नहीं सर। चलिए एब्सेंट लगा देते हैं, मुझे क्या। सर ठीक है। समझ आया है। इसमें ना हम जो एसिड परचेज करते हैं उसकी प्राइस ऐड करते हैं, और जो जो फर्स्ट टाइम एक्सपेंडिचर करते हैं वो ऐड करते हैं, और माइनस करते हैं सर हम इसका जो डेप्रिसिएशन होती है।
और जो इंस्टॉल करने वक्त हमारा एक्सपेंस लगा होता है वो माइनस करते हैं। जी जी बिल्कुल, आप उसको मजीद डीपली भी रीड अप कर सकते हैं। जो टॉपिक है ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना, उस पे। ठीक है सर। और इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है, 5-6 नंबरों का, 10 नंबरों का, जो भी होगा। ये ऊपर से फार्मूला जो जो ऐड अप करना है, माइनस करना है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है जी। ओके बच्चे, बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह आई एम अपलोडिंग दिस एंड यू कैन चेक इट लेटर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।